नमस्कार आप सभी को। देखिए आज अपना टेस्ट नंबर थर्ड जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को लेकर के था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक माइनर सा टॉपिक होता है और एक या दो क्वेश्चन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर के रिगार्डिंग हमारा जो बैच है उसमें हम आज के इस मिनी टेस्ट के अंदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से ऑलमोस्ट जो एंगल्स बन सकते हैं सारे एंगल्स को यहाँ हमने डालने की पूरी कोशिश की है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनाए गए हैं और कुछ जो पैट क्वेश्चन होते हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, अगर कोई बात आती है तो मोस्टली चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये फ्री टेस्ट जो है ये आप लोग यूट्यूब से भी इसको कवर कर सकते हैं, ऐप के ऊपर भी आपको अवेलेबल रहे हैं, वहाँ से भी आप इसको दे सकते हैं। चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था कि मेन कार्बोहाइड्रेट जो कि फ्लोएम सैप में प्रेजेंट होता है। देखो फ्लोएम से या तो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है ना, ऐसे नाम आएंगे, या फ्लोएम सैप आ गया। तो अभी जैसे आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तब तो आपको जाहिर सा पता होता है कि भाई सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जब काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा जैसे फ्लोएम के अंदर सैप है तो सैप से आप ध्यान दे सकते हैं कि आप सैप से एस लीजिए और आंसर है वो, हालांकि आप मेमोराइज कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको छोटा सा ट्रिक पता रहता है तो आप बता देंगे कि सुक्रोज होता है। वैसे यहाँ पे स्टार्च में भी एस है, लेकिन स्टार्च ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। स्टार्च तो स्टोरेज है, जो कि जहाँ भी प्लांट के पार्ट जो कि स्टोर करते हैं, नॉर्मल सेल्स हैं तो अपने एमाइलोप्लास्ट में स्टोर करती हैं। तो स्टोरेज के एंगल से स्टार्च है। फर्स्ट विजिबल कंपाउंड फोटोसिंथेसिस का स्टार्च ही था, बट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में आंसर विल बी सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आफ्टर फीडिंग ऑफ ए मैच्योर लीफ, कि आपने किसी मैच्योर लीफ को, है ना, कोई मैच्योर पत्ती है और आपने उसको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या दिया, लेबल्ड कार्बन दिया ना, कि जो कार्बन यूज़ कर रहे हो वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, C14 वाला है। तो फिर अपन को बताना था कि रेडियो एक्टिव कार्बन इज एक्सपेक्टेड टू फाउंड इन, तो हम जो कार्बन दे रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेगा। देखो फ्लोएम को लेकर के एक सिंपल सा मैसेज ये होता है कि पौधे की हर पत्ती जो कि यंग है, मैच्योर है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। ग्रीन भाग है वो भी करते हैं। कुछ केसेस के अंदर जैसे कि कुछ पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहते हैं, जैसे कि गिलोय होता है उसकी जड़ें भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं जैसे कि सिंघाड़ा आता है ट्रापा, उसकी जड़ें भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो जो भी ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के अंदर जो फूड एक बार आ जाता है वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, यानी कि जो हमने लेबल दिया है वो पत्ती में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में पौधे के हर भाग के अंदर, क्योंकि फ्लोएम है वो पूरे एक सिस्टम के रूप में प्रेजेंट है, तो हर भाग के अंदर मिलेगा। ऑल बॉडी पार्ट के अंदर आपको वो रेडियो एक्टिविटी का जो लेवल है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है तो वो कार्बन पत्ती में, ऐसा नहीं, पत्ती से वो कार्बन बीजोफिल में भी जाएगा, वॉस्कुलर बंडल्स में भी जाएगा, दूसरी पत्तियों को भी जाएगा, रूट्स को भी जाएगा, स्टोरेज में भी जाएगा। तो पूरी बॉडी में अपन को सिग्नल है वो मिलेंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन भी सेम पॉइंट पे था कि सेम बात अगर हम ये कहें कि हाईएस्ट अमाउंट कहाँ होगी, तो जब भी हम अभी जो बात कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिव कार्बन दें और एक पत्ती को दें, फिर उस कार्बन की ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो यहाँ आपको लगाना है कि सिंक कौन है। वैसे तो बॉडी का हर टिश्यू सिंक की तरह काम करता है क्योंकि सभी को रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन जो ग्रोविंग बर्ड्स होती हैं, जहाँ मेरिस्टेमेटिक भाग हैं, जो ग्रोविंग बर्ड्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का जो कंज्यूम करते हैं वो कौन है, एपिकल बर्ड्स। तो आंसर क्या आएगा अपना, एपिकल बर्ड। वैसे हर पार्ट सिंक हो सकता है, हर पार्ट सोर्स नहीं हो सकता है, केवल फोटोसिंथेटिक पार्ट सोर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खपत जो होती है वहाँ हमें ये सिग्नल सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे उसका ज़्यादा काम चल रहा है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो आंसर विल बी एपिकल पार्ट।
क्योंकि यहाँ पे अब आप ऐसे पोटैटो नहीं मान सकते कि भी अपन आलू मान के आंसर देने लग जाएंगे। तो वहाँ तो स्टोरेज का बात आ गया, हमें स्टोरेज का क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो अपन सिंपल बॉडी मानेंगे। और सिंपल बॉडी के अंदर एपिकल बर्ड्स हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो कंज्यूम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन ए प्लांट बॉडी फोटोसिंथेटिक सोर्स ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बने जो कि रेस्पिरेशन में जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो तो कोई ऑर्गन सोर्स का काम करेगा। देखो यंग लीव्स जो हैं वो सोर्स हो सकती हैं, लेकिन रूट सोर्स नहीं हो सकती। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्शन केसेज में जहाँ जड़ों को सनलाइट मिल जाती है वो ज़रूर सोर्स बन सकते हैं, वरना सिंपल जड़ें जो कि ज़मीन के अंदर हैं, लाइट नहीं है, सोर्स नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे जड़ें हैं, ये सोर्स नहीं हो सकती। ओल्ड पत्तियों का मतलब आप सेनेसेंस लेंगे, जो बूढ़ी पत्ती हो गई उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और डिकम्पोज होने लग जाते हैं, पूरा जो डिजनरेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, वो सिंक जरूर होते हैं। ध्यान देना, ओल्ड पत्ती सोर्स नहीं होती है, सिंक होती है। जैसे अपन कहें कि यंग लीफ, तो यंग है वो सोर्स भी है और सिंक भी है। ऐसे अपन कहें मैच्योर, तो मैच्योर सोर्स भी है सिंक भी है, लेकिन वो ज़्यादा बनाती है तो सोर्स के रूप में ज़्यादा काउंट होती है। अगर आप ये कहेंगे ओल्ड लीफ, तो ओल्ड का मतलब सेनेसेंस वाली है, तो वो सोर्स हो ही नहीं सकती, वो तो कंज्यूम करती है, यानी कि वो रेस्पिरेशन कर रही है, तो एज ए सिंक बिहेव करती है, यानी कि सिंक के रूप में स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो यंग ब्रांचेज एंड ओल्ड लीव्स, यंग ब्रांचेज तो ठीक है अपन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये ब्रांच है वो फोटोसिंथेसिस कर रही या नहीं कर रही। या ओल्ड लीव्स लेंगे तो ओल्ड लीव्स के अंदर तो फिर हमारी ओल्ड लीव्स वो नहीं आएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली यंग लीव्स है, दैट इज करेक्ट। या मैच्योर लीव्स होता तो दैट विल बी करेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि प्लांट सैप एक्सक्लूसिवली क्या है, कि जैसे शब्द आता है कि प्लांट सैप क्या चीज़ है, तो प्लांट सैप का मतलब फ्लोएम सैप से होता है। एक वर्ड आता है सेल सैप। सेल सैप जो होता है वो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, वैक्यूल्स के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसके लिए हम काम में लेते हैं। प्लांट सैप का मतलब फ्लोएम का जो सैप है, फ्लोएम के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, फोटोसिंथेट्स है मेनली, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसको अपन प्लांट सैप बोलते हैं। तो जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं कि आप किसी का तना काटोगे उसमें से वो फोटोसिंथेट्स हैं वो एग्जूट के रूप में निकलते हैं, तो ब्रीडिंग के अंदर तो जाइलम का भी पार्ट आ जाता है और फ्लोएम भी कट जाता है, तो उसके अंदर फ्लोएम सैप भी होता है और जाइलम का सैप भी होता है। लेकिन अगर ओनली प्लांट सैप की बात करें तो प्लांट सैप का मतलब फ्लोएम सैप से होता है, राइट। ऐसे अपन बात करें कि प्लांट विथ रिमूव्ड बार्क, कि हमने उसकी बार्क भी हटा दी और उसका जो वुड है, वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम। देखो आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वुड के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम। और आपने किसी पेड़ के तने के जो अल्टरनेट साइड, जैसे मान लो कि ये तना है, तो एक साइड में तो क्या किया कि आपने जाइलम को हटा दिया और एक साइड में आपने क्या किया, फ्लोएम को हटा दिया। तो अल्टरनेट साइड्स के ऊपर आपने फ्लोएम बार्क हटाया, तो बार्क का मतलब तो फ्लोएम हो गया, और आपने वुड हटाया तो वुड का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया। तो आपने पूरा रिंग तो हटाया नहीं, आपने तो एक साइड में हटाया। तो जाइलम का काम है वो भी दूसरे एलिमेंट वो करते रहेंगे, फ्लोएम का काम है वो भी दूसरे एलिमेंट करते रहेंगे, तो ट्रांसपोर्ट रुकेगा नहीं, ना तो जाइलम वाला रुकेगा ना फ्लोएम वाला रुकेगा। तो आंसर क्या रहेगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं स्टेम्स यानी कि जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाएंगे, दैट विल बी कंटिन्यू, दैट विल बी अनचेंज। तो कंप्लीट लॉस नहीं हो सकता, ओनली जाइलम वाला रुक जाएगा, ओनली फ्लोएम वाला रुक जाएगा, ऐसा आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि वो लॉजिकली सही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू फ्लोएम। तो फ्लोएम के लिए जो सही नहीं है वो अपन को बताना पड़ेगा। देखो, फ्लोएम सैप हैज ए पॉजिटिव प्रेशर, फ्लोएम सैप हैज ए पॉजिटिव प्रेशर एट ऑल टाइम्स। तो ये
ओल्ड टाइम्स के लिए हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम चल रहा हो या पौधा बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, तभी उसके अंदर जो मंच हाइपोथेसिस अपन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम के अंदर अच्छे से सैप भरा रहता है कि आप उसमें पिन भी चुबो देंगे तो वो रस बाहर निकल जाएगा। जो कीड़े हैं वो अपनी स्टाइलेट चुबाते हैं तो उनमें एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है, हनीड्यू स्टेज आ जाती है। तो फ्लोएम के अंदर सैप वो भरा रहता है, पॉजिटिव प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ओवर टाइम हम नहीं ले सकते। पौधा अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर रहा है तो ही ये चीज़ होगी, वरना ये नहीं होगी। अब देखो फ्लोएम सैप का जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है कि ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, कि नीचे की पत्ती से जो बना है वो ऊपर की पत्ती में भी जा सकता है। ठीक है। फ्लोएम को फीडिंग करने वाले जो एफिड्स हैं वो प्लांट स्पेसिफिक अडेप्टेशन दिखाते हैं। यस, कि अलग अलग पौधों की जो डायमीटर है और तने के अंदर या ब्रांच के अंदर फ्लोएम एपिडर्मिस से कहाँ होगा ये वेरी कर सकता है, और उनके ऊपर जो रस पीने वाले कीड़े हैं उनके जो स्टाइलेट्स हैं वो अपने अपने होस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये अडेप्टेशन का मैटर तो होता ही है। फाइटोप्लाज्मा एक्सक्लूसिवली फ्लोएम फीडिंग पैथोजन होते हैं, ये भी बहुत सही आंसर है। हमने क्लास के अंदर भी ये बात की थी कि जो प्लांट के ऊपर फाइटोप्लाज्मा के इन्फेक्शन होते हैं तो वो इन कीड़ों से ही होते हैं। कि वे एफिड क्या करते हैं कि एक बीमार पौधे का रस चूसते हैं और वहाँ से फाइटोप्लाज्मा को उठा लेते हैं, फिर अगले पौधे के ऊपर जाकर फीडिंग करते हैं, तो फ्लोएम टू फ्लोएम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो फ्लोएम के अंदर ही फाइटोप्लाज्मा मिलता है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। एग्जीक्यूशन से आपको और 3 चीज़ें जानने को मिलती है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। आई होप आंसर आप समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लोएम का रस पीने वाले एफिड्स होते हैं वो हनी ड्यू फीचर दर्शाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो कीड़ा रस पी रहा है उसकी स्टाइलेट तो क्या होता है कि फ्लोएम के अंदर गई हुई होती है, और फ्लोएम के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, वो फ्लूइड एक्स्ट्रा ही है और वो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर आ रहा होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसकी बॉडी से बाहर एज ए एक्सक्रीटा निकल जाता है, क्योंकि इंसेक्ट को जितना भोजन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अपने आप ही आ जाता है, उसको चूसना भी नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप किसी पाइप जिसमें कि पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है उसमें आप ऑलपिन चुबा देंगे तो आपको पानी खींचने की ज़रूरत नहीं है, पानी अपने आप ही वहाँ से निकलेगा। तो वैसा ही यहाँ एफिड के साथ में हो रहा है कि ये जो एफिड हैं ये इस प्रकार से अपना फीडिंग करते हैं, एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनकी बॉडी से निकलता रहता है, इसको अपन हनी ड्यू बोलते हैं। तो इसका कनेक्शन किससे है? पॉजिटिव प्रेशर ऑफ फ्लोएम से। अब आप अप्लाई करो कि मान लो कि ये पौधा बीमार है जिसका ये रस पी रहा है, या ये पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, या इसको पानी नहीं मिल रहा, तो वहाँ हनी ड्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ तो इसको सोखना भी पड़ सकता है। तो जहाँ सब कुछ अच्छे से है वहाँ तो अपने आप मिल जाएगा, तो पॉजिटिव प्रेशर होना जरूरी है ना। एक्स्ट्रा फ्लोएम फीडिंग की वो जरूरत से ज़्यादा फीडिंग करता है उससे मतलब नहीं है। मास फ्लो तो एक कॉन्सेप्ट के लिए दिया हुआ है, वैसे मास फ्लो से ही पॉजिटिव प्रेशर हो कि अपने आप बॉडी में से जाके बाहर निकल जाए, तो वो प्रेशर से आप इसको जोड़ेंगे। इंसेक्ट छोटा है इसलिए ऐसे हो जाता है, ये भी कोई ज़्यादा सही लॉजिक नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हनी ड्यू एक नया शब्द है, प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ता है कि बाजरे के अंदर भी हनी ड्यू स्टेज आती है जब क्लेविसेप्स का इन्फेक्शन होता है बाजरे के अंदर। तो कंफ्यूजन के लिए हनी ड्यू एक अच्छा टॉपिक बन सकता है, मे बी आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट वन था कि फ्लोएम का जो सैप है वो ट्रांसलोकेशन इन प्लांट एक्सिस वो किस प्रकार का होता है। तो देखो फ्लोएम सैप का मतलब फ्लोएम को अपन लेंगे, फ्लोएम के अंदर जैसे अलग अलग कंपोनेंटल सेल्स होती हैं, उसमें मेन जो सेल होती है वो होती है सीव सेल्स, और सीव सेल्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सिम्प्लास्टिक होता है। कि मेनली इसका जो मेन जो पार्ट होता है वो सिम्प्लास्टिक होता है, कि एपोप्लास्टिक तो सेल से बाहर के डेड वाले के लिए लेते हैं, नियोप्लास्टिक जैसा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। और ये केवल कंफ्यूजन के लिए था कि एपोप्लास्टिक इन सिंक एंड सिम्प्लास्टिक इन शॉर्ट से, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज सिम्प्लास्टिक, कि वो लिविंग टू लिविंग कनेक्टेड रहता है। ऐसे ही एक वर्ड आता है एल्बुमिनस हेल्थ, कि फ्लोएम का कनेक्शन एल्बुमिनस से है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक पौधों में तो हम फ्लोएम के रिगार्डिंग सारी बातें समझते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लोएम के बराबर जो
जो अपना फ्लैम है उसके अंदर एक खास प्रकार की सेल अपन काउंट करते हैं, वो एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। तो एल्बुमिनस सेल्स हैं वो एक्चुअल में हमारे एंजियोस्पर्म्स की जो कंपेनियन सेल्स होती हैं उनके बराबर होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान देंगे कि जैसे सीव एलिमेंट्स हैं वो मेन वर्कर हैं, फ्लैम का ट्रांसपोर्ट सीव करती है। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर भी जब आप ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आएगा कि कंपेनियन सेल उनकी बहुत मदद करती हैं, और जो लिविंग न्यूक्लियोटाइड सेल्स हैं वो वही होती हैं, एटीपी भी वही प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जब जिम्नो का केस होता है तो वहाँ कंपेनियन के बराबर का जो रोल है वो एल्बुमिनस सेल्स को वो परफॉर्म करना होता है। तो आंसर विल बी फ्लोएम की कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म की एल्बुमिनस के बराबर होती है। ऐसे एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा सकता है वो है स्लाइम बॉडीज के नाम से आ जाएगा या पी बॉडीज के नाम से आ जाएगा। तो फ्लोएम के अंदर जो सीव सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाली खास प्रकार के ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अपन स्लाइम बॉडीज, पी बॉडीज ऐसे नाम से जानते हैं। तो कंपेनियन फाइबर या पैरेन्काइमा से मतलब नहीं है, ये जो मेन कंडक्शन होता है फ्लोएम से जो कि सीव सेल करती है उसका फीचर होता है। नेक्स्ट वन था कि प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन को समझाने के लिए प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट एक कॉन्सेप्ट दी हुई है, आप लोगों ने क्लास में भी इसको पढ़ा है। तो उसका आधार क्या है कि किस आधार के ऊपर ये कॉन्सेप्ट दी हुई है। तो जैसे कि दो ही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है कि जैसे एक तो सीव समझ में आता है कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, कंपेनियन समझ में आता है कि एनर्जी वगैरह का सारा जो सपोर्ट है वो कंपेनियन देती है, लेकिन किसका प्रोटोप्लाज्म घूमता रहता है और उसकी वजह से मतलब मूवमेंट हो जाता है, तो वो सेल्स हैं सीव एलिमेंट सेल। कि एक सीव सेल दूसरी सीव सेल ऐसे लगी रहती है, उनसे सीव ट्यूब बनती है और उनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो पाया जाता है। अब सीव प्लेट तो अलग चीज़ हो जाती है। सीव प्लेट का मतलब तो जो ऑब्लिक जहाँ पे अपन सेप्टा जैसे स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें जो परफोरेशन है, जो छिद्रण होता है उसका जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है। तो रियलिटी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म काम में आ रहा है वो तो किसका होता है, सीव सेल्स का होता है कि साइक्लोसिस वो देते हैं। और हिस्टोरिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस जो रही है दैट इज मंच हाइपोथेसिस या मास्लो हाइपोथेसिस। तो मंच के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्टली उसको हमेशा याद रखते हैं। एक ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया था कि जैसे अपन पढ़ते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो सीव सेल्स हैं वो एक के ऊपर एक जुड़ के पूरा ट्यूब बनाती हैं, तो कंटिन्यूस होता है। लेकिन डिसकंटिन्यूस ट्यूब्स आपको कौन से फैमिली में मिलेंगे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान देना है कि जो डायोस्केरेसी के पौधे हैं उनके अंदर ये करैक्टर पाया जाता है। तो वैसे तो ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, सीव सेल उनसे बनते हैं, बट डिसकंटिन्यूस किसमें मिलेंगी, डायोस्केरेसी से मिलेंगी। ऐसे अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन फ्लोएम। तो देखो मेन फ्लोएम को पढ़ने का टॉपिक तो होता है कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ में नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या बात सही है वो अपन को बतानी थी। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की जो मात्रा है वो सिंक वाले भागों में ज़्यादा होती है। देखो अभी एक तो होता है कि जैसे मंच हाइपोथेसिस है, मास फ्लो हाइपोथेसिस है, वो तो ये कहती है कि पूरे फ्लोएम के अंदर जो रस है वो एक बराबर दाब के साथ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी लिक्विड के अंदर आप नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे तो होने को तो वो भी उसी पाइपलाइन के अंदर है फ्लोएम वाले में, लेकिन उनकी सांद्रता कहाँ ज़्यादा होती है, जो सिंक वाले भाग है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ऐसे सोचेंगे कि जिन टिश्यूज़ को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए वो ज़्यादा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को सोख लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कहाँ होगी, सिंक पार्ट्स में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक पंपिंग कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक पंपिंग के अकॉर्डिंग जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट समझाया गया है उसमें क्या बात सही है। तो एक तो ये था कि सीव प्लेट
पंपिंग प्लेट का काम करती है, एक तो ये बात थी। एक था कि कंपेनियन सेल्स हैं वो पोटेशियम आयंस के फ्लो को मेंटेन करती हैं। एक था कि फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूट भरे हुए हैं वो पोटेशियम का जो ग्रेडियंट होता है उसके अपोजिट मूव करते हैं। एक था कि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो मूवमेंट के लिए या पोटेशियम आयंस के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है कि हमारी जो सीव प्लेट है वो एक पंपिंग प्लेट का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। कंपेनियन सेल्स हैं वो नियर बाई जो सीव सेल्स होते हैं उसमें पोटेशियम आयंस का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करती है, ये भी सही बात है। ऐसे कंपेनियन सेल्स ही मूवमेंट के लिए जो इलेक्ट्रो ग्रेडियंट बनाना होता है उसके लिए जो एटीपी चाहिए वो भी कंपेनियन सेल ही देती है। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूट्स है उनका जो मूवमेंट है वो पोटेशियम के ग्रेडियंट की दिशा में होता है, अपोजिट नहीं होता, तो ये गलत है। तो आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी, तो इनकरेक्ट चीज़ आपको यहाँ पे निकल के आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सीव प्लेट ही पंपिंग प्लेट है, कंपेनियन सेल पोटेशियम आयन के मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, एटीपी के मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, और फ्लोएम का जो फ्लूइड है वो किधर जाएगा, जिधर पोटेशियम जाएंगे, तो अपोजिट नहीं होता, उसकी साइड में होता है। तो आंसर विल बी थर्ड। इट इज क्लियर? क्लियर होगी ना बात आपको? जी सर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए कि विच वन इज नॉट ए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। जैसे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट तो आप पढ़ लेते हैं, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को रोकने वाले कंपाउंड्स कौन से हैं, वो इनहिबिटर कहलाते हैं। अब देखो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को समझाने के लिए जो सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट आई है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वाली है। उसमें हमें पता है कि एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एटीपी एनर्जी ये सारा कौन देता है, कंपेनियन सेल देती है। आप दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल से क्लियर कर लीजिए कि काम करना होता है सीव को और मदद करनी होती है कंपेनियन को, इसीलिए इसका नाम होता है सहचर कोशिका। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब फ्लोएम बनता है तो जो प्रोटोफ्लोएम सेल्स होते हैं उनसे सीव और कंपेनियन दोनों एक ही मदर सेल से बनती है, यानी कि ये दोनों बहनें होती हैं। और एक हाई लेवल का क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि हम कोई भी एंजाइम इस्तेमाल करके कंपेनियन सेल और सीव सेल को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी सेल वॉल एक ही होती है। तो एक ही सेल वॉल होती है मीन्स वो एक ही मदर सेल के प्रोडक्ट होते हैं। वैसे एक और चीज़ जो आती है कि मैच्योर होने पे सीव में तो न्यूक्लियस वो गायब हो जाता है, लेकिन कंपेनियन के अंदर न्यूक्लियस वो पाया जाता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म में एनर्जी का सारा काम, सपोर्ट का सारा काम कंपेनियन करती है। तो काम होने को सीव में होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो कंपेनियन की लगती है। तो अभी हमारे जो आंसर आएंगे वो एनर्जी के हिसाब से आएंगे कि काम तो जैसे पाइपलाइन सीव के उससे हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट जो मोटर लगी है वो कंपेनियन है। तो आर्सेनेट जो है, आर्सेनिक आयंस वो एज ए पॉइजन काम करते हैं, तो इनिबिटर है। डाइनाइट्रोफिनॉल ये भी इनिबिटर है। हाइड्रोजन साइनाइड ये भी इनिबिटर है। ये रेस्पिरेटरी इनिबिटर है, ध्यान देना आप इनको। ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी इनिबिटर, कि जब रेस्पिरेशन ही बंद हो जाएगा तो एटीपी नहीं बनेंगे। तो कंपेनियन सेल एटीपी नहीं बनाएंगे तो ट्रांसपोर्ट हमारा रुक जाएगा। लेकिन जो DCMU है इसका कनेक्शन रेस्पिरेशन से नहीं है। इसका कनेक्शन किससे है बता सकते हैं आप? इसका हाँ, जेड स्किन से है, फोटोसिंथेसिस से है। तो अभी तो आपको ठीक है, सब सही लग रहा है, लेकिन एग्जाम तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी चीज़ कहाँ काम करती है। थोड़ा सा लॉजिकली आपके कनेक्शन है वो सही होने चाहिए। वेरी गुड। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18 कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट जो कि फ्लोएम से होता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसकी मदद करता है ना? वैसे तो अपन पढ़ लिया कि चलो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट सारा हो रहा है, बट अगर हम सिस्टम में क्या ऐड करें कि ये ट्रांसपोर्ट और भी अच्छे से हो जाए, तो आंसर इज बोरॉन। तो बोरॉन है ना, स्पेसिफिकली जैसे आपको पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का इक्वेशन आता है, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के अंदर बोरॉन ही काम आती है। यहाँ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, तो आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिल रही। तो हालांकि क्वेश्चन कोई टफ भी नहीं है, बट ये कि सामने आया हुआ है तो हमें
प्लस रहेगा, फ़ायदा रहेगा, हम एग्ज़ाम के अंदर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बोरॉन एज ए हेल्पर काम करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ खास प्रकार की कंपेनियन सेल जो कि इन्वॉल्व होती हैं रेफिनोज के ट्रांसलोकेशन में। वैसे तो मेन ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का होता है, लेकिन रेफिनोज भी कुछ प्लांट्स के अंदर एज ए फ्लोएम फ्लूइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो रेफिनोज का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले पौधों में फ्लोएम के अंदर जो सीव सेल्स हैं उनकी मदद की जो कंपेनियन होती हैं उनका एक अलग से नाम होता है, और वो नाम होता है इंटरमीडिएरी सेल्स। तो जो अपन ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म के अंदर जो लोडिंग एंड अनलोडिंग पढ़ते हैं, तो लोडिंग के टाइम का ये क्वेश्चन है कि फ्लोएम लोडिंग के अंदर जब रेफिनोज को लोड किया जाता है तो इंटरमीडिएरी सेल्स हैं वो काम में आती है। ठीक है, ट्रांसफर सेल अलग चीज़ें होती हैं। ट्रांसफ्यूजन सेल्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लेटरल मूवमेंट के लिए काम में आता है, जिम्नोस्पर्म का वर्ड है। आर सेल्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो केवल कन्फ्यूजन के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ऐसी सेल्स जो कि एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वैसे तो फ्लोएम लोडिंग के अंदर जैसे जो सेल्स हैं उसके अंदर आप फ्लोएम की सेल्स हैं, बंडल की सेल्स हैं, बीच की सेल्स हैं, सब लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एपो के रिगार्डिंग आंसर देंगे आप। तो एपो के रिगार्डिंग जो सेल्स काम करते हैं वो होती हैं ट्रांसफर सेल्स ना। मैकेनिज्म भी अपन ने पढ़ी थी, मैकेनिज्म के अंदर ट्रांसफर सेल्स से एक हाई लेवल क्वेश्चन और भी बनता है जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे यही पूछा गया था कि जो ट्रांसफर सेल्स हैं उन्हीं के अंदर एस प्लस एटीपेज पंप पाए जाते हैं, एस प्लस सुक्रोज ट्रांसलोकेटर पाए जाते हैं। जो ट्रांसफर सेल आ जाएगी तो ट्रांसफर सेल उठाती है जो स्पेस था उस स्पेस में से वो सुक्रोज को उठाती है, तो उसको एस प्लस वापस बाहर फेंकना होता है। एस प्लस को ये वापस इकट्ठा करती है तो उसको एक पंप चाहिए होता है, तो वो एटीपेज होता है। तो एस प्लस एटीपेज की बात हो या सुक्रोज एंटीपोर्टर प्रोटीन एस प्लस सुक्रोज ट्रांसपोर्टर की बात हो, तो सब कहाँ है, ट्रांसफर सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसका कनेक्शन किससे होता है, एपोप्लास्टिक से इसका कनेक्शन होता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। ठीक है, ओके जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जैसे फ्लोएम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वैसे फ्लोएम के अंदर अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब अमीनो एसिड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलने वाला अमीनो एसिड कौन सा है, फ्लोएम सेल के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन से हैं? तो एक तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, ग्लूटामाइन हो सकता है, एलानिन हो सकता है, एस्पेरेजीन हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका ग्लूटामाइन और एस्पेरेजीन। इसका एक कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि ग्लूटामाइन की साइड चेन में अमीनो ग्रुप होता है और एस्पेरेजिन के भी साइड चेन के अंदर अमीनो ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन रिच है कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के रिगार्डिंग बात करें तो हाईएस्ट नाइट्रोजन ग्लूटामाइन के अंदर और एस्पेरेजिन के अंदर होती है। तो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स होती है नाइट्रोजन की। तो आंसर विल बी ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजिन। तो वैसे सुक्रोज है और इधर से देखेंगे क्या आएगा, ग्लूटामाइन और एस्पेरेजिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कि कोई स्टोरेज ऑर्गन है जहाँ पे फ्लोएम का जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अपन जमा करेंगे, तो वो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। तो वहाँ हमारा जो सुक्रोज है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके जमा किया जाएगा। तो स्टार्च कहाँ इकट्ठा होता है तो वो जगह बतानी है, तो वो एमाइलोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको स्टार्च मिल जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मात्रा एमाइलो, क्योंकि वो तो एक प्रकार के प्लास्टिड है। और आप स्टोरेज ऑर्गन की बात करेंगे तो आप जैसे मान लो कि आप आलू याद कर लीजिए, है ना, या आप चुकंदर याद कर लीजिए, शकरकंद याद कर लीजिए, तो उसमें क्या है आपके पास ऐसे पार्ट है जो ज़मीन के अंदर है, वहाँ लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है तो आप क्लोरो वर्ड तो लगा ही नहीं सकते। तो साइटोसोल के अंदर नहीं होते, एमाइलोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। तो ईटीओ जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली को बोलते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि सुक्रोज सिंथेज एंजाइम, ये एक्चुअल में क्या है कि जब आपके पास सुक्रोज होता है, पौधा उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ सुक्रोज सिंथेज एंजाइम का रोल आता है। और सुक्रोज सिंथेज एंजाइम की लोकेशन पूछी गई है, तो वो साइटोसोल के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है। तो सेल पहले बाहर से जो सिंक सेल है ना, ये इनकी बात आएगी, जो सिंक वाले हैं, स्टोरेज वाले हैं, ये उनका मैटर है कि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर सुक्रोज आएगा, फिर उसका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। वहाँ जो एंजाइम है वो साइटोसोल का एंजाइम है, सुक्रोज सिंथेज। और ये हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, कि जो अंगूर होते हैं ना, ग्रेप्स ना काफ़ी मीठे होते हैं, मिठास पकने पर है ना, मिठास के लिए आप अच्छे से जानते हैं। तो विच कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, तो अंगूर जो अंगूर होता है एकदम से टर्जिड है, उसकी वैक्यूल्स के अंदर मिठास भरी हुई है, तो वो मिठास किसकी वजह से है? तो आंसर इज ग्लूकोज। तो हालांकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही है, एक्स्ट्रा फूड है, मिठास के लिए जमा होता है। यहाँ पे जानबूझ के एक चीज़ आपको ऐड कर दी गई है कि ये वैक्यूल के अंदर है। अब वैक्यूल के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जो वाटर सोल्यूबल भी है और ऑस्मेटिक पोटेंशियल के लिए काम करेगा, और तभी तो वैक्यूल फूलेगी और अंगूर है वो बिल्कुल से नेचुरल सेप के अंदर आपको दिखाई देगा। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल हो जाता है कि अपन सुक्रोज इन सब पे रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ग्लूकोज है, और लोकेशन क्या है, वैक्यूल है। तो ये जो हमारा टेस्ट था, इसमें हमने एज ए मिनी टेस्ट एक छोटा सा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसके क्वेश्चंस को रखे थे, और आई होप ये आप लोगों को अच्छे से कवर हुए होंगे। एक बार आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। टेस्ट होता है वो सबसे मीठे शुगर नहीं होता है। नहीं, फ्रक्टोज मीठी शुगर होता है वो बात अलग है, और उसको टेबल शुगर बोलते हैं वो बात अलग है। प्लांट के अंदर लिविंग कंडीशन क्या है वो चीज़। तो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको पहुंचाइए। कंटिन्यूसली हम टेस्ट के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।